नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? क्या है हैदराबाद मुक्ति दिवस की कहानी? देखिए, ये एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। हैदराबाद एक बहुत ही बड़ी रियासत, इनफैक्ट कहें तो भारत की सबसे बड़ी रियासत के तौर पर जाना जाता था हैदराबाद रियासत को, और इसे भारत में विलय कर लिया गया। कब? तो वर्ष 1948 में, यानी कि भारत की आज़ादी के लगभग 1 वर्ष के बाद इस रियासत को भारत में विलय किया गया। किन परिस्थितियों में इस रियासत का विलय किया गया और इस रियासत के विलय से संदर्भित जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि आखिर यह विषय हमने आज मुद्दे की बात में क्यों लिया। दरअसल देखिए, बीते 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर आयोजित किया गया और भारत की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के इस मंत्रालय ने लगभग 1 वर्ष के लिए इस मुक्ति दिवस को आयोजित करने की बात कही है। और इसी सिलसिले में इस विषय को हमने आज पिक किया है चर्चा में। ये देखेंगे कि इस विषय से संदर्भित जो महत्वपूर्ण आयाम हैं वो क्या कुछ है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या बातें आपको समझने लायक है। पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यदि आप IAS के GS के पेपर 1 को आप देखें, है ना, मुख्य परीक्षा में पेपर 1 यदि आप देखें तो उसमें भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे आयामों के बारे में, कई सारे घटनाओं के बारे में पढ़ना होता है और इसके साथ ही भारत की स्वतंत्रता के बाद की जो परिस्थितियां रही थी उसके बारे में भी पढ़ना होता है ना। तो इस संदर्भ में भारत की स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था, पूरे भारत को एकीकृत करने की जो कोशिश की गई थी, उस संदर्भ में भारत में इस रियासत के विलय से संदर्भित जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आज की चर्चा में हम इन सभी पहलुओं को समझते हैं कि आखिर इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं, है ना। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद की भी बातें आई हैं। हाल के समय में केंद्र सरकार ने कहा है कि हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाएंगे, तो फिर वहाँ की जो राज्य सरकार है ना, अभी वर्तमान में जो हैदराबाद है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना के सरकार के द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस के स्थान पर कहा जा रहा है कि हम राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के तौर पर इसका आयोजन करेंगे। लेकिन यह एक पॉलिटिकल मैटर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में हमारा जो मोटिव है, मोटिव ये है कि हम इस संदर्भ में ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हैदराबाद रियासत के एकीकरण का जो इतिहास है वो क्या कहता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक। पहली बात तो ये कि जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता के शिकंजे में था, तो उस समय ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें, ऐसी छवि आप देख सकते हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि उस समय तो फ्रांस के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि कहा जा सकता है कि फ्रांस की सत्ता अभी भी उस पर काबिज थी, है ना, जैसे कि पांडिचेरी, जैसे कि कराईकल, जैसे कि माहे, जैसे कि चंद्रनगर, है कि नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थे, है ना, जैसे कि दादर एवं नगर हवेली, जैसे कि दमन और दीव, है ना। तो यहाँ पर जब हम भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश भारत है, वह ब्रिटिश भारत आज़ाद हो रहा है और साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के माध्यम से जब भारत को आज़ादी मिल रही है, तो फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं वे चाहे तो भारत में विलय हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो जाए, चाहे तो स्वतंत्र रहें। यहाँ पर 3 ऑप्शंस इन देशी रियासतों के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं। क्लियर? तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर ये बात समझने लायक है कि आखिर इन देशी रियासतों ने किस तरीके से विलय किया, यदि किया तो।
तो मैक्सिमम जो देसी रियासतें थी, अधिकतम देसी रियासतों ने जो विलय पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है उसको अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया और मैक्सिमम ने भारत में विलय करना स्वीकार कर लिया, और कोई इनके पास विकल्प था भी नहीं, है ना। लेकिन 3 ऐसी देसी रियासतें थीं जिन्होंने अभी तक इस संदर्भ में कोई एज सच निर्णय लिया ही नहीं था भारत की आज़ादी के समय तक में, कि वे भारत में मिलना चाहेंगे, पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे या फिर स्वतंत्र रहना चाहेंगे। कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टता इन्होंने दर्शाई नहीं थी। और ये कौन कौन सी देसी रियासतें थीं? तो ये थीं जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। और आज हम हैदराबाद पर ही विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के बारे में आज की चर्चा में हम कोई ऐसा विशेष बातचीत नहीं करेंगे। केवल मैं यहाँ पर हिंट के तौर पर बता दूं कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया था, प्लेबिसाइट के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया था। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में तो एक चर्चित ही है कि महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वह काम कर रही थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान जब आज़ाद होता है, और पाकिस्तान आज़ाद क्या होता है बल्कि पाकिस्तान तो भारत से विभक्त होता है, विभाजित होता है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली हमला किया जाता है 1947-48 में, उसके बाद हरि सिंह जी ने भारत सरकार से मदद मांगी। और उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद भारत ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र है, उस पर कहा कि आप जब हस्ताक्षर करेंगे तभी हम मदद कर सकते हैं, अदरवाइज आप तो हमारे अंग हैं ही नहीं, आप तो एक अलग देसी रियासत के तौर पर हैं। अंततः उन्होंने हस्ताक्षर किया और देन फिर वो जो जम्मू कश्मीर है वो विलय हो गया भारत में। क्लियर? यह एक अलग डिबेट भी है, इस पर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे। बहरहाल हम बातचीत करेंगे आज हैदराबाद पर, है ना, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है 17 सितंबर का, इसके संदर्भ में यह जो चर्चा है महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सैन्य कार्रवाई, है ना, मिलिट्री एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री कार्रवाई की जाती है और उसके माध्यम से हैदराबाद का विलय भारत में किया जाता है। हैदराबाद एक देसी रियासत है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये मत समझिएगा कि जो वर्तमान में हैदराबाद है वो है। ये रियासत के बारे, इस रियासत के बारे में मैंने पहले ही कहा कि भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत के तौर पर इसे जाना जाता है। और केवल क्षेत्रफल ही नहीं बल्कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। और इस लिहाज से इसका जब भारत में विलय हो रहा है तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पृष्ठभूमि को समझने में दिक्कत न हो। और जब हम पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तब जो आगे की स्थितियां नहीं उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, रामजी गोंड नाम के एक व्यक्ति हुए थे, जो कि गोंड जो वहाँ पर एक जनजाति निवास करती थी हैदराबाद रियासत के पास में, वहाँ पर गोंड जनजाति ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए रामजी गोंड के नेतृत्व में भी संघर्ष किया था बहुत पहले, है ना। 1857 के आसपास की स्थितियों में उन्होंने लड़ाई की थी। इनके अलावा तुर्रेबाज खान नाम के एक व्यक्ति का भी नाम आता है। ये जो तुर्रेबाज खान है, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, है ना। ये सब नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए। यदि कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते थे, कब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या फिर इस तरीके से कभी प्रश्न आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से कोमाराम भीम नाम के एक व्यक्ति थे, ये भी एक गोंड जनजाति से ही बिलोंग करते थे और इन्होंने भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, इसको हम यहाँ पर समझ लेंगे। इसके बाद जो स्थितियां सामने आती हैं वे हम समझें। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हैदराबाद रियासत जो है सबसे बड़ी रियासत। अब यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर यह जो रियासत थी यह किसके अधीन थी, है ना। तो यह जो रियासत थी यह हैदराबाद के निजाम के अधीन थी, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर यह बात समझनी है कि यह जो निजाम थे ये कौन थे, है ना। तो वर्तमान में यानी कि 1911 से लेकर के 1948 तक हैदराबाद में जिस निजाम ने शासन किया था उसका नाम था उस्मान अली। ध्यान से समझिएगा, उस्मान अली। ठीक है,
ये हैदराबाद के अंतिम निजाम माने जाते हैं, क्योंकि 1948 में तो फिर हैदराबाद का विलय ही हो गया, है ना। तो यही अंतिम निजाम माने जाते हैं। हल्की सी पृष्ठभूमि यहाँ पर निजाम के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको बता दूं कि जब मुगल काल था तो मुगल काल के दौरान में औरंगजेब की मृत्यु के बाद की स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो ढीली हो गई थी। और जब वह स्थिति ढीली हो गई थी तो कुछ जगहों पर अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र शासन की या फिर कहें स्वायत्त तौर पर शासन की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा। और इनमें से 3 स्थानों पर 3 लोगों ने अपने अपने स्तर से स्वायत्त शासन की कोशिश की थी। और उनमें से एक थे अवध में सआदत खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां और हैदराबाद में आसफ जा, है ना। तो जो हैदराबाद में आसफ जा है, यही निजाम के तौर पर हैदराबाद में अपनी एक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। और इसी के वंश में आगे जो भी लोग हुए वो राजा महाराजा होते चले गए। इसलिए यहां पर क्या कहा जाता है, हैदराबाद के निजाम। क्लियर। तो यहां पर थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि के स्तर पर बताने की कोशिश की है ताकि आप चीजों को आगे कनेक्ट कर सकें। क्लियर। तो आसफ जा के वंश में ही आगे चल करके कौन हुए, उस्मान अली हुए, जो अंतिम निजाम के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या स्थिति थी कि ये जो उस्मान अली थे, ये हैदराबाद के बहुत ही चर्चित निजाम के तौर पर माने जाते थे और बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। इन्होंने कोशिश की थी कि हम भाई भारत में विलय कभी नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में, चूंकि वो चाहते थे कि हम भारत में विलय नहीं हो, लेकिन जो हैदराबाद की जनता थी, हैदराबाद रियासत की जो जनता थी, वहाँ पर बहुत ही त्रस्त हो रही थी। उस रियासत में जो निजाम की गतिविधियाँ थी उनसे वो त्रस्त हो रही थी वहाँ की जनता, है ना। और इसी कंटेक्स्ट में कुछ संघ के तौर पर, कुछ संगठन के तौर पर भी उभरने शुरू हो गए थे। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जो संगठन था वो था हैदराबाद राज्य संघ, है ना। हैदराबाद राज्य संघ के तौर पर वह गठित हुआ और यह चाहता था कि जो तेलुगु भाषा भाषी लोग हैं उनको अधिक तवज्जो मिले, उनको अधिक वरीयता मिले, उनको अधिक महत्व मिले। क्लियर। इनके अलावा यह जो हैदराबाद राज्य संघ है, यही बाद में बन जाता है हैदराबाद महासभा। हैदराबाद महासभा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो हैदराबाद महासभा है, यह भी अपने स्तर पर कोशिश करता है कि जो भी वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें और जो रियासत में जो दमन और शोषण की स्थितियां चल रही हैं उससे हम निजात पाने की कोशिश करें। क्लियर। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां सामना कर रहे थे कौन, हैदराबाद रियासत की जनता। और उस दमन और शोषण की स्थिति के मद्देनजर इन संगठनों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसी बीच कुछ और जो महत्वपूर्ण संगठन है वह अस्तित्व में आते हैं, ये यहां पर हमें समझने की जरूरत है। 1938 में हैदराबाद राज्य कांग्रेस का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद राज्य कांग्रेस, ठीक है, हैदराबाद राज्य कांग्रेस। यह जो हैदराबाद राज्य कांग्रेस है दोस्तों 1938 में गठित होता है और इसमें महाराष्ट्र से संबंधित मराठा परिषद और कर्नाटक से संबंधित कन्नड़ परिषद, ये दोनों मिलकर करके और हैदराबाद राज्य कांग्रेस का गठन करते हैं। क्लियर। यानी कि हैदराबाद
मराठा परिषद और कन्नड़ परिषद, ये तीनों मिलकर करके हैदराबाद राज्य कांग्रेस का गठन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो राज्य कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नहीं था, है ना। ये नाम से ऐसा लग सकता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अंतर्गत हो, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नहीं था, बल्कि यह एक पृथक संगठन के तौर पर काम करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर यह भी सत्य है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह इसको सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी। क्लियर। और इसके एक महत्वपूर्ण नेता थे रामानंद तीर्थ। रामानंद तीर्थ, है ना। इससे संबंधित ये एक महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने नेतृत्व संभाला था उस समय लोगों को एकजुट करने के लिए रियासत के अगेंस्ट में। क्लियर। तो ये चीजें यहां पर हमें समझने की जरूरत है। और इसके बाद वर्ष 1942 का दौर आता है जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो हैदराबाद रियासत की जनता है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तो फिर उस समय स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि यह जो आंदोलन है यह आंदोलन ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटिश भारत के लिए ही है, इसमें देशी रियासतें भी ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से शामिल हो गई हैं, है ना। इसलिए अब कोई ऐसा विभाजन रह नहीं गया है। ठीक है। ये बातें उस समय की गई थी और इसी के दौरान में इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो हैदराबाद रियासत की जनता है वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। क्लियर। और इस आंदोलन के दौरान में हैदराबाद में सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार भी किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना। और इसी आंदोलन में यहां पर हैदराबाद में यह नारा दिया गया था कि गांधी जी का चरखा चलाना पड़ेगा और गोरों को वापस लंदन जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था और हैदराबाद में इस नारे के आधार पर बहुत ही जोर शोर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन में। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। यहाँ तक की जो स्थितियां हैं यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हैदराबाद में किस तरीके से रियासत के विरुद्ध में एक उहापोह की स्थिति भी बन रही थी और एक सुगबुगाहट भी पैदा हो रही थी कि हम अब रियासत को भारत के साथ में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल करें, है ना। क्योंकि जो रियासत के राजा थे, रियासत के जो निजाम थे उस्मान अली, ये कदापि नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय हों। क्लियर। यहां तक बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो परिस्थितियां थीं वो क्या परिस्थितियां यहां पर निर्मित हो रही थी। क्लियर। यहां पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस रियासत में जो वहां की सामान्य जनता थी उनसे बहुत ही बढ़ चढ़ करके कर वसूला जाता था, साथ ही उनका दमन और शोषण किया जा रहा था। ठीक है। और जो जमींदार थे वो भी अत्याचार कर रहे थे। क्लियर। तो इन्हीं परिस्थितियों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की जाती है उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि अब जल्द ही भारत को हम छोड़ने वाले हैं, जल्द ही हम भारत को छोड़ने वाले हैं। 3 जून 1947 को इन्होंने घोषणा की। जब घोषणा की तो फिर जो निजाम साहब थे, निजाम साहब के मन में फिर से खलबली मची कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा, निजाम साहब ने कहा कि ठीक है, अंग्रेज बेशक भारत को छोड़कर चले जाएं, हम जो है भारत में विलय नहीं होंगे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह घोषणा कर दी। किन्होंने? तो निजाम साहब ने यह घोषणा कर दी कि अब हम ये स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना। यह उनकी जो घोषणा थी एक अजीबोगरीब घोषणा थी, क्योंकि आप देख सकते हैं यह भारत का मैप है और यह हैदराबाद की रियासत थी उस समय की, है ना। अब यह जो हैदराबाद की रियासत है इसमें महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा शामिल था, कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा शामिल था और जो आंध्र का जो हिस्सा था वो तो था ही। क्लियर ना। अब ये चाह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में मिलेंगे ही नहीं। तो ये अजीबोगरीब उनकी बात थी। खैर, है ना, वो अपने हिसाब से सोच रहे थे, होना तो कुछ और था।
इस बीच होता है क्या कि नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल समझौता वो करते हैं। कौन करते हैं? तो निजाम साहब। किसके साथ? तो भारत सरकार के साथ में। बात कब की हो रही है? नवंबर 1947 की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका है। क्लियर? और 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने कहा, देन फिर उन्होंने, निजाम साहब ने जो बात कही वो मैंने आपको बोल ही दिया। क्लियर? नवंबर 1947 में वो स्टैंड स्टिल समझौता करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा वेट करें, हम थोड़ा सा ये स्पष्ट तौर पर ये समझें कि यदि हम भारत में विलय होंगे तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए दरअसल उन्होंने एक स्टैंड स्टिल समझौता किया भारत सरकार के साथ कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। क्लियर ना? लेकिन इस बीच स्थितियां बहुत ही बद से बदतर होती चली जाती हैं। देखो यहां पर ध्यान रखना कि जो निजाम साहब थे उस्मान अली, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के द्वारा सपोर्ट मिल रहा था, और वह जो संगठन था वह था MIM, है ना? MIM। इसका नाम था मजलिस ए इत्तेहाद मुसलमीन, है ना? मजलिस ए इत्तेहाद मुसलमीन, MIM। ठीक है, इसमें यदि AI लगा दीजिएगा तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादीन मुसलमीन ये था। और यह जो संगठन है, यह संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, वर्तमान में जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो इसी संगठन से, इसी दल से जुड़े हुए हैं। तो यह जो संगठन था इसका समर्थन मिल रहा था किसको? तो निजाम साहब को। ठीक है ना? और इन्हीं के माध्यम से जो एक रजाकार थे, रजाकार, हाँ, रजाकार का मतलब होता है स्वयंसेवक, है ना? वे कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद रियासत की जो शान शौकत है वह बनी रहे, और इसके लिए वो चाह रहे थे कि जो उस देसी रियासत में, हैदराबाद में जो भी जनता है वो यदि विद्रोह की स्थिति पैदा करती है तो ये रजाकार जो है उसको दबाने का काम करे, है ना? और ऐसा ही इन्होंने किया भी। इनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हिंसक गतिविधियां भी चलाई गई उस दौरान। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो हैदराबाद राज्य कांग्रेस की बात हमने की थी 1938 में, वह जो था वह भी बहुत बड़े पैमाने पर इनके अगेंस्ट में शिविर स्थापित कर रहा था, और वह भी हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहा था। क्लियर? और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रामानंद तीर्थ, है ना? यहां तक आप समझ गए। और इस बीच जब भारत सरकार को यह लगता है कि एक लंबा समय गुजर चुका है और हैदराबाद की जनता जो है वह त्रस्त हो रही है, तो ऐसे में भारत सरकार जो है वह विवश थी कि वहां पर कुछ अब कार्रवाई करनी ही चाहिए। और यही जो कार्रवाई है, यही कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तौर पर जानी जाती है। 13 सितंबर 1948 को भारत की सेना हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई। क्लियर? 13 सितंबर 1948। और इस गतिविधि को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। और बाद में 17 सितंबर 1948 को जो निजाम साहब हैं, निजाम साहब ने अपना समर्पण कर दिया, और देन फिर हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। और इसी के आधार पर 17 सितंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है ना? तो ये सारी घटना यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से हैदराबाद की रियासत काम कर रही थी, किस तरीके से वहाँ की जनता क्या चाह रही थी, और वहाँ पर किन संगठनों ने इस संदर्भ में बड़ी भूमिका अदा की, इनके बारे में भी मैंने बताया। और बाद में जो गतिविधियाँ रहीं इनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो इसके आधार पर आपसे यदि कभी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए हैदराबाद के भारत में विलय के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर आप इसका एक बेहतर जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उन्होंने ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि भाई अब सैन्य कार्रवाई की ही जानी चाहिए हैदराबाद में, अदरवाइज वहां पर हिंसक गतिविधियां बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती हैं, है ना। और वर्तमान में अब जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर इसे मनाने की जो बात की गई है, ये तो हमने शुरू में बताया ही, जिक्र किया ही, 1 साल तक यह कार्यक्रम चलेगा, है ना। यानी कि 2023 17 सितंबर 2023 तक यह आयोजन होने वाला है। क्लियर। बहरहाल जो सवाल यहाँ पर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ वो ये है, हैदराबाद के भारत में विलय की पृष्ठभूमि क्या थी? ऑपरेशन पोलो के विशेष संदर्भ में समझाइए। क्या पृष्ठभूमि थी? ये मैंने आपको शुरू से बता दिया है, किस तरीके से वहां पर रियासत में लोगों ने आक्रोश जताया और रियासत ने किस तरीके से उसका विरोध किया, है ना। ये सारी बातें हमने की, किन किन संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 1938 1942, ये सारे घटनाक्रम हमने जिक्र किए हैं एक एक करके, उसके बारे में आप यहाँ पर बताइएगा। देन फिर ये आप ऑपरेशन पोलो के बारे में बताइएगा कि कब ऑपरेशन पोलो किया गया और उसका जो मकसद था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और किन परिस्थितियों में यह जो ऑपरेशन था इसको अंजाम दिया गया था। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।